नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज खासियत है क्योंकि आज हम हैं हुगली जिले में। कल आधे इलाकों में चुनाव हुआ, बाकी मतदान होगा 10 तारीख को। लेकिन खासियत क्या है श्रीरामपुर की, आज हम आपको बताएंगे क्या है सियासी माहौल और क्या है यहाँ की सियासी चर्चा। चुनाव के खेला में चौथे चरण के लिए बंगाल तैयार। एक टांग पर ममता का ताबड़तोड़ प्रचार। टेंशन कैंपे चले जाओ, এই রকম করবে এরা, আমি করতে দেব না। অনেক রাজ্য করেছে এনপিআর, বাংলা করতে দেয়নি, বাংলা করতে দেব না। বাংলায় সব মানুষ আমার নাগরিক। सिंगूर जीतने के संग्राम में आज रथ लेकर उतरे अमित शाह। रोड शो के रथ से उतरकर रिक्शे वालों के साथ किया शाह ने लंच। तो बंगाल में सीएम योगी ने फिर दिलाई ममता को जय श्री राम की याद। दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिड़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है, ये निश्चित है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। जय श्री राम का नारा बुलंद कर बीजेपी कह रही है कि बंगाल की जनता उनके साथ है, लेकिन जनता का मूड आखिर क्या है, यही जानने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज बंगाल की श्रीरामपुर सीट के क्षेत्र में पहुंचा है। श्रीरामपुर सीट बंगाल के हुगली जिले में आती है। यह सीट 20 साल से टीएमसी का गढ़ है। 2001 से ही इस सीट पर टीएमसी को जीत मिल रही है। यहां से लगातार चुनाव जीत रहे सुदीप्तो राय को टीएमसी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जनता क्या फिर ममता पर ममता दिखाएगी? जिस तरीके से हमारे अमित साहब जी आए यहाँ पे बंगाल में बोलते हैं कि हम लोग को सोना बंगला चाहिए, तो हिंदुस्तान का हर सूबा सोना का बंगला है। हम लोग को आपस में भाईचारा की जरूरत है, लड़ाई झगड़ा की जरूरत नहीं है। मुद्दा यही है कि जो है बंगाल में ममता बनर्जी को चाहिए फिर दोबारा। 10 साल जो ममता बनर्जी रहे यहाँ काम किए, बहुत सारा काम किए हम लोग के लिए, बहुत सारा स्कीम था। वोट के लिए है, जो हिसाब से हालात है ये पूरा मुल्क का है, हमारा भारतवर्ष का। सबसे अच्छा हमको बंगाल का शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में 3 दौर का चुनाव पूरा हो चुका है। 10 अप्रैल को चौथे दौर की वोटिंग में श्रीरामपुर सीट के लिए मतदान होगा। सबसे तेज नतीजे आएंगे 2 मई को एबीपी न्यूज पर। लेकिन नतीजे और मतदान से पहले श्रीरामपुर के लोगों की राय जानिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री की आज की बहस में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई शब्द गुंजायमान हो रहे हैं। चौथा चरण 10 अप्रैल को है, लेकिन तैयारी मानो आगे की हो चुकी है। एक और एआईएमआईएम ने अब अपने 7 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। क्या होगा इससे? मुर्शिदाबाद में इन 7 सीटों पर क्या बदलेगा, क्या होंगे नए आयाम, बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल एंट्री से बंगाल में क्या होने वाला है। चलने के लिए 7 वाली चाल चल चुके हैं। बंगाल के 3 चरणों के चुनाव के बाद ओवैसी की पार्टी के 7 सिपाहियों ने इलेक्शन में एंट्री मारी है। ये मौलाना मोतिउर रहमान हैं, जो मालतीपुर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं। चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने के बाद ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार मौलाना मोतिउर रहमान ने जीत का दावा किया। बाकी 6 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के बारे में भी जान लीजिए।
इतहर सीट पर मोफक्करुल इस्लाम चुनाव लड़ रहे हैं। जालंगी से अलसौकत जमा को टिकट मिला है। सागर दिघी से नूरे महबूब आलम और भरतपुर सीट पर सज्जाद हुसैन को ओवैसी ने उतारा है। रतुआ सीट से सैयदुर रहमान खड़े हैं और आसनसोल उत्तर सीट पर दानिश अजीज को उम्मीदवारी मिली है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 7 सीटों पर एआईएमआईएम की एंट्री टीएमसी के वोटों में सेंध लगा सकती है। वजह है इन 7 सीटों पर मुस्लिम वोटों की बहुलता। 2016 के विधानसभा चुनावों में 7 में से 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि 3 सीटें टीएमसी को। लेकिन ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी इन सीटों पर गणित क्यों बिगाड़ सकती है, वो समझिए। जालंगी विधानसभा सीट पर 73% मुस्लिम वोटर हैं। सागर दिघी सीट पर 65% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि भरतपुर और इतहर सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। यही वजह है कि टीएमसी एआईएमआईएम को बीजेपी का एजेंट बता रही है। एमआईएम प्रार्थी देওয়ার কারণ হলো এদের তো কিছু না, এরা একটা বিজেপির দালাল। আমরা দেখেছি এদের নাম বিহারে যেরকম ভোটটা হলো, এরা ভোট কাটুয়া। এদের নাম পড়েছে ভোট কাটুয়া। এরা তো সিট জিততে পারবে না, এরা ভোট কাটুয়া। टीएमसी ओवैसी की पार्टी की एंट्री से डर रही है, क्योंकि ओवैसी ने बिहार चुनाव में भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। डर कांग्रेस को भी अपने वोट बैंक में सेंध लगने का है, लेकिन कांग्रेस एआईएमआईएम की उम्मीदवारी को ये कहकर खारिज कर रही है कि पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में ओवैसी की पार्टी का कोई असर नहीं है। মিম ভোট কাটবে সেটা আমি বলতে পারবো না। আমাদের এখানে সেরকম মিমের কোনো বর্তমান প্রভাব নেই এবং সেরকম দেখতেও পাচ্ছি না কোথাও মিমের কোনো সংগঠন। তাছাড়া কোনো যে জায়গাগুলোতে প্রার্থী দিচ্ছে আমার মনে হয় মিমের সেরকম কোনো জায়গা নেই মালদা ডিস্ট্রিক্টে। মিম সেরকম কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। पश्चिम बंगाल के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री किसी मेगा स्टार से कम नहीं है, क्योंकि जहां एक ओर वो 30% मुसलमानों के हिमायती बन के घुस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 7 सीटों पर उम्मीदवार देकर कई पार्टियों का खेल खराब कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन ओवैसी ये बखूबी जानते हैं कि बिहार के बाद अगर उनकी नजर किसी पर है तो बंगाल में अपनी डेब्यू करने की, और इस बार ये एंट्री धमाकेदार होने वाली है। चुनाव के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। भले ही 2 दिन बाकी हों, लेकिन उम्मीदवारों के लिए जैसे समय कटना बहुत मुश्किल भी हो रहा है और उतना ही जल्दी भी कट रहा है। हर उम्मीदवार कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है और हुगली जिले से, यानी कि हुगली से सांसद और अब चिंसुरा से उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी हर बार कुछ नए अंदाज में कैंपेन कर रही हैं। कभी लोकल ट्रेन में, कभी नाव पर, कभी लोगों के साथ, कभी साइकिल पर। अपने नए अंदाज में अदाकारा लॉकेट चैटर्जी सांसद के बाद अब कैसे विधायक बनने के लिए उम्मीदवार बनी है बीजेपी से, देखिए इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार उम्मीदवार कैसे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। नाम है लॉकेट चैटर्जी। 47 साल की लॉकेट बीजेपी की सांसद हैं। चुनचुरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और जब लोकसभा में बोलती हैं तो पूरा सदन गूंज उठता है। ज्यादा लोग हैं, सब लोग हैं। मंगल वाला दूसरे विषय को लेकर चर्चा कर रहा है, लेकिन कोलकाता में अभी जब आंदोलन हो रहा है अभी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लॉकेट चैटर्जी जब संसद में किसी मुद्दे पर बात करती हैं तो पूरे देश में चर्चा होने लगती है। कोई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि कोरोना के टाइम में इंडिया में रोज लाखों करोड़ों लोगों का मृत्यु होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि इंडिया में सबसे बड़ा टीकाकरण का प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गया है और वो भी टीका है मेड इन इंडिया। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, भारत माता की जय।
यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी ताकतवर सांसद को हुगली की चुनचुरा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए उतारा है। लॉकेट चटर्जी चुनचुरा को जीतने के लिए अलग तरीके का प्रचार कर रही हैं। आज लॉकेट ने लोकल ट्रेन में सफर किया और लाइन में लगकर टिकट लिया। लॉकेट ने बंडल से चुनचुरा स्टेशन तक का सफर किया और फिर एक आम बंगाली की तरह चुनचुरा की गलियों में घूम-घूम कर प्रचार किया। लॉकेट चटर्जी का प्रचार लगातार सुर्खियों में है। इससे पहले लॉकेट ने साइकिल चलाकर चुनचुरा में वोट मांगे थे। चुनचुरा सीट पर लॉकेट चैटर्जी को टक्कर देने के लिए टीएमसी की तरफ से मैदान पर हैं अशित मजूमदार उर्फ तपन, जो कि पेशे से वकील हैं और पिछले 2 बार के विधायक रह चुके हैं। 2011 में पहले बार टीएमसी की टिकट से अशित मजूमदार चुनचुरा सीट से जीत हासिल किया था। वही 2016 में भी उन्होंने यहां से जीत हासिल किया था। इस बार टीएमसी जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। वही चुनचुरा सीट पर लॉकेट चैटर्जी के जरिए टीएमसी को रोकना चाहती है बीजेपी। आज की तारीख में लॉकेट चटर्जी बंगाल में बीजेपी की सशक्त नेता के तौर पर स्थापित हो चुकी हैं। लेकिन राजनीति से पहले 2016 के विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले ही लॉकेट ने टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया था। बीजेपी ने लॉकेट को विधानसभा का टिकट दिया। 2016 में वो विधानसभा चुनाव हार गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में लॉकेट को हुगली से टिकट मिला। लोकसभा चुनाव में लॉकेट ने टीएमसी उम्मीदवार को 70,000 वोटों से हराया था। 100% থাকবে মনস্তারি স্বাগতম মনস্তারি স্বাগত তুলেছে ভোট দেবে কোথায় দেবে কোথায় मनोज, कितना कॉन्फिडेंट है, क्या देख रहे हैं आप? नहीं, कॉन्फिडेंट तो हूँ क्योंकि जितने भी घर मैं पहुँचा हूँ आज तक, पहले दिन से जब से कैंपेनिंग कर रहा हूँ तब से लोगों में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस पाया हूँ और लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। बहुत लोग अपने अपने घर से निकल के मतलब सेल्फी लेना चाह रहे हैं और फूल पहना रहे हैं। तो इससे यही पता लगता है कि वो मतलब मुझे आशीर्वाद देंगे और अपना मूल्य वोट है वो मुझे देंगे, आशा करता हूँ। मतलब यही एक्सपेक्टेशन है पॉजिटिव रिस्पांस देखने के बाद। तो शिवपुर में आप जब कैंपेनिंग के लिए गए तो आपको क्या लगा, लोगों की समस्या क्या है, आपको क्या लगा? समस्या है 3-4 चीज़ें हैं। देखिए, हमारी गवर्नमेंट पिछले 10 साल से बहुत काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छा काम करने का मतलब कभी अंत नहीं होता है। वैसे ही हम यहाँ तो 3 चरण के चुनाव हो चुका है, 4थे चरण के चुनाव होने वाला है। तो कितना मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या किस तरह की तस्वीर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, तीनों चरण में हम लोग बहुत आगे हैं और ये आप देख ही सकते हैं जिस तरह से पोलिंग बूथ में मतलब जो नहीं देखना चाहिए वही दिख रहा है। मतलब सीआरपीएफ जिस तरह से धक्का मार रहा है, हमारे कैंडिडेट को मार के पोलिंग से बाहर कर रहा है और लोगों का जो मतलब जो कंप्लेन है वो देखने के बाद बहुत दुख लगता है। लेकिन इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्ट्स यही कहती है कि 3 पड़ाव में अभी तक हम लोग बहुत आगे हैं।
पश्चिम बंगाल का श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा इलाका जो नदी के किनारे भी है और नदी के बहाव को भी देख रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से प्रीतम घोष, स्पोक्सपर्सन हैं, और उसके साथ साथ जुड़ रहे हैं दिलीप यादव, तृणमूल कांग्रेस से। कबीर शंकर बोस उम्मीदवार हैं, उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अभी तक यहां की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, और आना था तो अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं बीजेपी ने। लेकिन क्या हम ये कहें कि तृणमूल कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयार है और इस बार मैदान में उतर रही है? नहीं, तृणमूल कांग्रेस 365 दिन ही लोगों की सेवा करता है, बंगाल के डेवलपमेंट के लिए काम करता है और बंगाल आगे बढ़े अपनी मर्यादाओं के साथ, इसके लिए काम किया है। तो फिर पार्टी छोड़ छोड़ के लोग क्यों चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में? घर छोड़ के कुछ बच्चे चले जाते हैं, कब जानते हैं? जब उनको ऐसा लगता है कि माँ पिता के जो दायरे हैं उनसे बाहर वो लोग काम करना चाहते हैं। ये सभी लोग जानते थे that they will not get ticket in forthcoming assembly election, and when they approach other political parties, so far my concept, सिर्फ यही कारण था। और अब अगर हम ये कहें असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल में आने से टीएमसी डर रही है, इसलिए कई इलाकों में कैंपेन नहीं करने दे रही थी पहले। देखिए, बंगाल की राजनीति और दूसरे राज्य की राजनीति में थोड़ा सा अंतर है। मुझे भी प्राय 38 वर्ष राजनीति करते करते हो गया। बंगाल के लोगों में ममता बंदोपाध्याय ने जो विश्वास पैदा किया है पहले अपने आंदोलन से, कि आई एम द ओनली अपोजिशन लीडर हु कैन फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। अरे आप सत्ता में है यहाँ पर आपको जनता के अगेंस्ट जाने की क्या जरूरत है? क्या बीजेपी और टीएमसी के बीच की लड़ाई में ये भूल गए हैं कि बंगाल में सत्ता में टीएमसी है? भूलने का क्या है इसमें, समझा नहीं मैं आपका। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस किस तरह अपने आप को देख रही है इस समय, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी की जो लड़ाई है बंगाल और केंद्र की सत्ता में, अब जो लड़ाई चल रही है, क्या कांग्रेस इस बार अपनी पहल और जगह बना पाएगी? क्यों नहीं पाएगी? क्योंकि कांग्रेस जो गठबंधन किया है लेफ्ट फ्रंट का साथ, लेफ्ट फ्रंट में आपने देखें कितना नया पीढ़ी सामने आ गया। ये नया पीढ़ी आगे बढ़ेगा, और सबसे बड़ा चीज है आज ये देश कौन बनाया? कांग्रेस ने देश बनाया। तो कांग्रेस सत्ता में रहे नहीं रहे, कांग्रेस जनता का साथ रहती है। प्रीतम दा, आप ये बता दीजिए मुझे कि जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अभी तक अपना कोई दौरा ही नहीं किया, तबीयत तो अभी खराब हुई है। 4 चरण ही तो हुआ और तो 4 चरण बाकी है, देखिए ना आगे क्या होता। प्लान भी नहीं बना है, तो क्या ये कहें बंगाल पिछड़ गया है, बंगाल भूल गई है कांग्रेस की आला नेता? आपने भूल कर रहे हैं, मेरे प्लान आपको कैसे पता चलेगा? 4 चरण बाकी है, 29 तारीख तक बाकी है अभी, तो ये आपको कैसे पता चलेगा मेरे प्लान? मेरे प्लान तो मेरे पास रहेगा, जिस रोज आने का होगा उसके 2-4 रोज पहले ऐलान होगा। अभी तक प्लान बन चुका है ये कहें? जब बनेगा आपको भी पता चल जाएगा, ऐलान हो जाएगा। तो क्या ये बात सच है कि लेफ्ट के साथ कांग्रेस केरला में दिक्कत हो सकती है बंगाल में अगर आ गए तो? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, तो पहले भी हुआ। लेफ्ट यूपीए 1 में तो हम लोग का साथ था, फिर भी केरला में हम लोग लेफ्ट का खिलाफ लड़ा, तो उसमें कौन सी हर्जा है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है? नहीं, डबल स्टैंडर्ड कैसे होगा? डबल स्टैंडर्ड हम लोग स्टेट बोलते हैं, स्टेट बैट में ही खेलते हैं। स्टेट बैट पे खेलते हैं, लेकिन स्टेट में अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। पूछते हैं जनता से, क्या है आपके सवाल? मेरा सवाल बीजेपी से है। बीजेपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, वो कुछ दिन पहले श्रीरामपुर में नहीं आया, और उसके बाद कल दिलीप घोष भी नहीं आया, और जो मिथुन चक्रवर्ती है महागुरु, वो भी नहीं आया। 2 मई के बाद बीजेपी का कोई भी नेता पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। मेरा सवाल एक ही है कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें वो बोल रहा है कि वो महिला के संरक्षण करेगा, स्टूडेंट के लिए ये स्कीम देगा। मेरा बीजेपी से यही पूछना है कि आप तो बहुत सारे राज्यों में भारत में और बहुत सारे राज्यों में आप क्षमता में है, तो किस किस राज्यों में आप ये सब सुविधा दे दी है? किस राज्य में इम्प्लीमेंट किया है? क्या सवाल है आपका जनता? আমাদের একটাই প্রশ্ন যে উত্তরপ্রদেশে যেখানে মেয়েদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে সেই রাজ্যের যে সরকার, মোদির সরকার, তারাই এখানে এসে বলছে মেয়েদের সুরক্ষা দেবে, তো কিভাবে আমরা মেয়েদের সুরক্ষাটা? डबल स्टैंडर्ड्स की बात, आइए खड़े हो गए। सवाल
हमारा सवाल है कि अभी तक हम लोग का यहाँ से जो बीजेपी का उम्मीदवार है कबीर शंकर बोस अभी तक नहीं आए, तो वो आखिर यहाँ का एबीपी के जो सेट है वहाँ पे भी लेट आते हैं, तो कि सरकार में भी लेट में आएंगे, सभी सुयोग सुविधा सभी क्या लेट में ही देंगे? कबीर शंकर बोस के आने की बात थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर नेताजी अपनी बात पर ही न टिके तो क्या उम्मीदवार बनकर वो अपनी बात पर टिक पाएंगे कि नहीं? पूछते हैं लोगों से कि आखिरकार क्या है आपका सवाल का की प्रश्न আছে টিএমসি के। প্রশ্ন তো রয়েছেই, প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে যে অবস্থা সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য, আজকে পার্সেন্টেজ অফ ব্যাংকের পার্সেন্টেজ কমে গেছে, এদিকে গ্যাসের দাম 850 টাকা ছাড়িয়ে গেছে, সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি জায়গায় এসেনশিয়াল কমোডিটি পেট্রোল সবগুলো হাই রাইজিং। তো এর মধ্যে যে কি করে আমরা জিতবো না टीएमसी, এটা তো চিন্তা ही करा जाए ना। अब आप ही से पूछ लेते हैं दिलीप दा, आप बता दीजिए कि अब जो मुद्दे हैं, क्या हम ये कहें कि टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ राम और दुर्गा पर ही ठनी हुई है कि उसके आगे भी कुछ बात होगी मुद्दों पर? देखिए, ये सभी इश्यूज हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज डेवलपमेंट इन द स्टेट, service and benefits provided to the people of the state. Similarly, other political parties, parallelly what they are doing. देखिए, हम लोग बंगाल में, आप क्या कर रहे हैं आप ही बता दीजिए ना। यहाँ पर कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, आपकी भाषा पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जो दूसरे बोले उस पर पाबंदी होनी चाहिए। कौन सी भाषा पर? कोई भी भाषा में जो आपकी भाषाएं इस्तेमाल हो रही हैं राजनीति में, क्या आप उससे सामंजस्य रखते हैं? देखिए, बंगाल में आके बाहर के लोग, जो लोग दूसरे राज्य के हैं, यशवंत सिन्हा बाहर के हैं? यशवंत सिन्हा, जया बच्चन बाहर की हैं कि नहीं है? मुझको बोलने दीजिए। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक कारण से, सामाजिक कारण से किसी भी जगह पर जा सकता है, किंतु कोई भी व्यक्ति हमारे कल्चर को, हमारे राज्य की मर्यादाओं को अगर कहीं पर आघात करे तो इट इज नॉट राइट थिंग। तो हमारे राज्य के लोग और हमारे राज्य के लोग, तो क्या हम ये माने प्रीतम दा, जो हाँ में हाँ मिलाएगा टीएमसी के वो बाहर का नहीं है, जो आवाज उठाएगा वो बाहर का हो गया बंगाल में? समझा नहीं, दोबारा कीजिए। इसमें क्या नहीं समझ में आया? मैंने आपसे ये पूछा कि जो आदमी टीएमसी की हाँ में हाँ मिलाएगा वो सही, जो नहीं मिलाएगा वो बाहर का बहिरागत हो। नहीं, ये कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में हर कोई हर जगह जा सकता, क्यों? हम नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, मगर कोई बाहर से आए उसमें कोई एतराज नहीं है। मगर एतराज इस जगह में है जो बाहर का कल्चर यहाँ कोई ठोप देने चाहते, उसका खिलाफ हम लोग है, हम लोग भी है। क्यों? बंगाल का एक संस्कृति है, एक कल्चर है, वो कल्चर तो कम से कम किसी को जानना चाहिए। बंगाल को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, खेल की राजधानी कहा जाता है, वहीं एक और खेला होबे तो दूसरी ओर सांस्कृतिक राजधानी के आधार पर बार बार उठ रहे हैं सवाल। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल जुड़ेंगे आपसे बैरकपुर से और बताएंगे क्या है उत्तर 24 परगना के बैरकपुर का हाल। फिलहाल मेरी टीम सुजीत सामल और सूरज पांडे को दीजिए इजाजत। देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन पर सियासत कर रही पार्टियों पर पलटवार किया। हर्षवर्धन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नेता कोरोना टीकाकरण पर गलत जानकारी देकर लोगों में डर फैला रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एंटीजन टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, जो गलत है। कोरोना की कोवैक्सीन देने के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को नहीं लगने दी। माय डियर कोलीग, Minister for Tribal Affairs, former Chief Minister of Jharkhand, Shri Arjun Munda ji, other distinguished professional colleagues on the dais, Dr. V.K. Paul, Dr. Subramaniam, Dr. Sanjeev Misra, Dr. Anupam Sajdev, Dr. Nishant Kumar, and we are also fortunate to have the presence of Mr. की सियासत इन दिनों देखने को मिली है वैक्सीन को लेकर। उसी पर हर्षवर्धन का कहना कि कुछ पार्टियां भ्रम फैला रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार की भी आलोचना की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।